अरे बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्लास 11 बच्चों, हम लोग लेसन नंबर 7 पढ़ रहे थे, रोटेशनल मोशन, यानी कणों का निकाय तथा ध्रुवीय गति। ये लेसन हम लोग का था, जिसमें से हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास यानी कि कणों के निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है वो हमने पूरा पढ़ लिया था। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, बल आघूर्ण, कोणीय और जड़त्व आघूर्ण, इन सब में हम लोगों ने संबंध यानी रिलेशन पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कुछ सरल ज्यामितीय पिंडों के जड़त्व आघूर्णों का मान। हम लोग कुछ सरल यानी कि सरल ज्यामितीय पिंडों के जड़त्व आघूर्णों का मान जानना है कि सरल ज्यामितीय पिंडों के जड़त्व आघूर्णों का मान। सरल ज्यामितीय पिंडों के जड़त्व आघूर्णों का मान। तो कुछ सरल ज्यामितीय पिंडों के जड़त्व आघूर्णों का मान में हम लोग कुछ के बारे में पढ़ेंगे जिनकी हमें जरूरत होगी न्यूमेरिकल लगाने में, या फिर आगे की जो थियरी है उसको पढ़ने में अगर जरूरत लगेगी तो हम इसका प्रयोग यहां से कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग का है पतली छड़। पतली छड़ अगर कोई पतली छड़ है, एक थिन रॉड है, इसका जड़त्व आघूर्ण कहां पर होगा? इसका जड़त्व आघूर्ण कहां होगा? मान लीजिए कि ये रॉड है, एक पतली रॉड है, ठीक है, ये एक पतली रॉड है AB, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, और ये इस डायरेक्शन में से घूम रहा है, ये घुमाएगा, ये इसका घूर्णन अक्ष है, ये इसका घूर्णन अक्ष है। इसकी जो लंबाई है वह L है, इसका जो द्रव्यमान कितना है L। इसके जो जड़त्व आघूर्ण का जो सूत्र होता है वह होता है I बराबर mL स्क्वायर और ऑन 12। इसके जड़त्व आघूर्ण का सूत्र है I बराबर mL स्क्वायर ऑन 12। I बराबर mL स्क्वायर ऑन 12। ठीक है, ये कहां से आया, कैसे आया, ये आपके कोर्स की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे कोर्स में ये नहीं है कि हम पिंडों के जड़त्व आघूर्ण यानी किसी दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण का सूत्र की स्थापना कैसे करेंगे। ठीक है, इसका जो मान है आपको आगे के क्लासों में मिलेगा, आपको बस इसको इसी तरह से पढ़ लेना है कि किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण का सूत्र कितना है। जो जरूरी चीजें बस मैं आपको वही बताते चल रहा हूं। दूसरा है अगर आयताकार प्लेट, आयताकार प्लेट, अगर आयताकार प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक, इस रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए क्या होगा? मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर प्लेट में हम ले लेते हैं, ये आयताकार प्लेट है,
ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, ये यहीं से घूम सकता है ऐसे, ये इसका घोड़ा अक्ष हो गया। इसकी आयताकार प्लेट है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होगी, इसकी लंबाई L होगी इधर, और ये इसकी चौड़ाई D होगी। तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है I बराबर m अब ब्रैकेट में L स्क्वायर प्लस V स्क्वायर अपॉन 12, L ब्रैकेट में M ब्रैकेट में L स्क्वायर प्लस V स्क्वायर अपॉन 12, यानी लगभग जो ये सूत्र है छड़ वाला वैसे ये बस इसमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी आ गया, L स्क्वायर प्लस V स्क्वायर अपॉन 12 हो गया। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर आपकी प्लेट हो गई। तीसरा, अगर मान लीजिए कि कोई वृत्ताकार छल्ला है, वृत्ताकार छल्ला, सर्कुलर रिंग, अगर कोई सर्कुलर रिंग है तो मतलब ऐसे भी बीच में एक खाली है, तो जब बीच में एक खाली है इसकी जो त्रिज्या कैपिटल R है, ये इसका घूर्णन अक्ष हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, यानी कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है वहां से गुजरने वाली कोई अक्ष है और उसी अक्ष के परितः हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण था इस रिंग के लिए वह I बराबर m और R स्क्वायर क्या होता है बराबर। तो ये हम लोगों ने 3 पढ़ लिया। एक पतली छड़ हो गई जिसका जड़त्व आघूर्ण का सूत्र उसके द्रव्यमान केंद्र से जाने वाले इसको पड़ता है I बराबर mL स्क्वायर बटे 12, जहां L उसकी लंबाई और क्या है द्रव्यमान। आयताकार अगर प्लेट है तो उसके लिए जड़त्व आघूर्ण का सूत्र जाएगा I बराबर m ब्रैकेट में L स्क्वायर प्लस V स्क्वायर अपॉन 12, जहां L आयताकार प्लेट की लंबाई और V की चौड़ाई है। और अगर कोई रिंग है यानी बीच में खाली है, तो सामने का घेरा है बगल वाला, तो इस रिंग में क्या है कि इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण घूर्णन से करता है तो I बराबर mR स्क्वायर। आगे चलिए कुछ और हम लोग देखते हैं। अगर खोखला गोला या गोली कोस तब खोखला गोला या गोली कोस। चौथा हेलो स्फीयर है या गोली कोस है, तो इसके लिए जो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होगा ये मान लीजिए गोली कोस हो गया, खोखला गोला है, इसकी त्रिज्या जो है वो R है, सेंटर ऑफ मास है। तो इसके लिए जो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र दिया जाता है वह 2/3 mR स्क्वायर। इसके लिए I का मान होता है 2/3 mR का स्क्वायर दिया जाता है। ठीक है, अगला है ठोस गोला। अगर मान लीजिए ठोस गोला बजाय ठोस गोला, ठोस गोला होगा तब, तो ठोस गोला के केस में क्या होता है कि यह 2/3 की जगह पर 2/5 हो जाता है, तो इसके लिए जो होगा 2/5 और m और r का
2/5 यम आकर। तो बच्चों ये जितनी भी बातें आपको बताई जा रही हैं आप उसे अच्छी तरह से नोट्स बना करके फिगर सहित बना करके आप उसको लिख लेंगे, ठीक है। ये ठोस गोले के लिए हो गया। इसके बाद अगर मान लीजिए कोई वृत्ताकार डिस्क है, वृत्ताकार डिस्क, वृत्ताकार डिस्क होगा, तो वृत्ताकार डिस्क के लिए क्या होगा, मान लीजिए वृत्ताकार डिस्क हो गई, इसकी त्रिज्या r। तो वृत्ताकार डिस्क के लिए 1/2 mr² होता है। इसके लिए I बराबर 1/2 यम और r का स्क्वायर, ठीक है। सातवें नंबर में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई ठोस बेलन, ये ठोस बेलन हो गया मान लीजिए, ठोस बेलन है। तो ठोस बेलन के लिए ये जो सूत्र होता है I बराबर m ब्रैकेट में l² माइनस प्लस r²/4, जहां इसकी त्रिज्या r है, लंबाई l। इसी तरह से खोखला बेलन भी हो सकता है। ठोस के लिए नहीं होता है, ठोस के लिए 1/2 यम r² होता है। खोखले बेलन के लिए, खोखला बेलन, तो खोखले बेलन के लिए जो I का मान होता है यम l² प्लस r² 4 होता है। तो बच्चों इतना आपको बता दिया गया, आप इसको नोट कर लेंगे फिगर बना करके और चित्र बना, फिगर जो भी दिया है आप ऐसे बना करके इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे है घूर्णन गतिज ऊर्जा। घूर्णन गतिज ऊर्जा देखिए है क्या, घूर्णन गतिज ऊर्जा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, घूर्णन गतिज ऊर्जा। देखिए जब कोई पिंड घूर्णन गति करता है तो उसके जितने कण होते हैं ना सब वृत्तीय गति करते हैं। तो वृत्तीय गति में कण जो होते हैं वह वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय गतिशील होते हैं। यानी कि हमें सभी कणों का क्या करना है, रेखीय गतिज ऊर्जा निकाल करके और फिर सभी कणों की रेखीय गतिज ऊर्जा का क्या कर लेना है, योगफल निकालना है। यानी घूर्णन अक्ष के परितः किसी पिंड के प्रत्येक कण की रेखीय गतिज ऊर्जाओं के बीज गणितीय योग को उस पिंड की घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन गतिज ऊर्जा करते हैं। तो हमें एक काम करना है कि पिंड का निकालने गतिज ऊर्जा और उसको जोड़ देना है। ये मान लीजिए कोई एक पिंड है और ये इसका घूर्णन अक्ष है। इस घूर्णन अक्ष पे ये इसका पहला कण हो गया m1 दूरी हो गई r1, दूसरा कण हो गया ये m2 दूरी हो गई r2, तीसरा कण हो गया m3 दूरी r3, चौथा m4 दूरी r4 और इसका यहां पर है m2 दूरी हो गई r1।
तो घूर्णन अक्ष क्या है? अब इसमें जो कण है, किसी एक कण का हम लोग पहले बात करते हैं कि यम1 द्रव्यमान के कण, यम1 द्रव्यमान के कण की रेखीय गति, रेखीय वेग, तो रेखीय वेग कितना हो जाएगा? v1 बराबर r1 और ओमेगा। तो चूंकि जब घूर्णन गति होती है तो किसी भी पिंड के सभी कणों का जो रेखीय वेग होता है वो भिन्न भिन्न होता है, लेकिन पूर्ण वेग क्या होता है? समान होता है। तो m1 द्रव्यमान के कण की गति ऊर्जा, इसलिए m1 द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा ये हो जाएगा k1 बराबर 1/2 m1 और v1 का स्क्वायर। v का मान रख दीजिए, तो k1 बराबर m1 और ये हो जाएगा r1 और ओमेगा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो k1 = 1/2 m1 r1 स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर। ये तो पहले कण का है। इसी तरह से इसमें तो n कण है। जब n कण है, घूर्णन अक्ष से उनकी दूरियां भी r1, r2, r3 डाटा rn तक है, तो हम क्या करेंगे? अब बाकी कणों का निकालेंगे। इसी प्रकार यदि अन्य कणों के द्रव्यमान m2, m3 डाटा mn तथा घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रमशः r2, r3 और r4 डाटा rn हो तो k2 बराबर 1/2 m1 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, k3 बराबर 1/2 m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऐसे डॉट डॉट करते चले जाएं तो kn = 1/2 mn rn स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। इसलिए k = 1/2 m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट mn rn का स्क्वायर और लास्ट में जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, या k = जाएगा 1/2 ब्रैकेट में सिग्मा m और r का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर। तो आप इसको जानते होंगे, इसी को i कहा जाता है, या ये हो जाएगा k बराबर 1/2 i और ओमेगा का स्क्वायर। तो ये किसी पिंड की किसी घूर्णन अक्ष पर घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र है। यदि बच्चों आपको संपूर्ण ऊर्जा निकालनी हो किसी पिंड की, तो वह उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा और स्थानांतरी गतिज ऊर्जा दोनों के योग के बराबर है। ये तो हम लोगों ने केवल घूर्णन गतिज ऊर्जा निकाला, गतिज ऊर्जा पहले निकाल चुके हैं। अगर संपूर्ण ऊर्जा निकालना है, लुढ़कते हुए चल रहा है, गतिज ऊर्जा भी है उसमें है, और घूर्णन गतिज ऊर्जा भी है, स्थानांतरित गतिज ऊर्जा भी है, तो ऐसी दशा में उसका जो कुल योग होगा वह दोनों प्रकार की ऊर्जाओं के योग के बराबर है। अब इस लेसन में हमें बस एक टॉपिक और पढ़नी है, ये रिलेशन आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम वो जो बची हुई लास्ट आर्टिकल उसको पढ़ लेते हैं। ये लेसन हो गया आपका फिनिश। और वो अगली टॉपिक जो है वह आनत तल पर किसी पिंड के बिना फिसले लुढ़कने की शर्त। आनत तल पर किसी पिंड के, आनत तल पर किसी पिंड के बिना फिसले लुढ़कने की
शर्त, आनत तल पर किसी पिंड के बिना फिसले लुढ़कने की शर्त। तो मान लीजिए आनत तल है, यहां पर एक पिंड है जिसकी त्रिज्या r है, इसका भागफल mg नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, mg एक थीटा कोण है, इसकी अभिलंब प्रक्रिया इधर हो गई, फिसलने की प्रवृत्ति इधर हो गई। इसी हो गया, इसकी त्रिज्या r है, ये कोण थीटा है, ये mg है, इसका मतलब ये mg cos थीटा हुआ, ये mg sin थीटा हुआ, ये n हो गया, और घर्षण बल कितना हो गया, ये अभ्यास ऊपर की तरफ। तो इस पर 3 बल लग रहे हैं, इस कंडीशन में इस पर 3 बल लगते हैं। एक है इसका भार बल mg, एक है घर्षण बल Fs, और एक है अभिलंब प्रक्रिया r, टोटल 3 फोर्स लगे। तो संतुलन की अवस्था में क्या लिया जाएगा, संतुलन की अवस्था में यहां देखिए mg नीचे की तरफ, Fs ऊपर की तरफ, लेकिन फिर भी नीचे आ रहा है, और इसका नीचे की त्वरण कितना है, 1। इसका मतलब ये हो जाएगा mg और sin थीटा माइनस Fs बराबर m, समीकरण 1। तथा ऊपर की डायरेक्शन में n बराबर से कितना है, mg cos थीटा, समीकरण 2 ही बल है, n बराबर mg कितना है, cos थीटा है। अब अगर पिंड क्या है कि गोल गोल घूम रहा है तो बल आगे लगेगा, तो पिंड पर कार्यरत बल आगे, पिंड पर कार्यरत बल आगे, तो बल आगे कितना है, टाउ बराबर आई अल्फा, टाउ बराबर कितना होता है, आई अल्फा होता है। इसके अलावा तथा टाउ बराबर Fs इंटू r, तो दोनों को बराबर कर दिए, तो Fs r बराबर आई अल्फा, तो यहां से मिलेगा कि Fs इक्वल टू कितना, आई अल्फा बटे r। तो जब आई अल्फा बटे r हो गया, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसकी वैल्यू रख सकते हैं, इसकी अल्फा की वैल्यू निकाल, किंतु a इक्वल टू होता है क्या, r अल्फा, यानी अल्फा बराबर जाएगा a बटे r, यहां रख देंगे, इसलिए Fs इक्वल हो जाएगा आई a और बटे। यह किसी पिंड के बिना फिसले लुढ़कने के लिए एक शर्त है, इसका घर्षण इतना होना चाहिए, तो पिंड क्या होगा, बिना फिसले लुढ़केगा। त्वरण कितना होगा, इसका मान समीकरण 1 है, समीकरण 1 से हमें मिलेगा कि mg sin थीटा माइनस आई ए बटे r बराबर m a। चित्र का काम खत्म हो गया है, आप इसे मिटा सकते हैं, तो चित्र को हम लोगों ने हटा दिया। अब इसके बाद ये हो जाएगा कि mg sin थीटा बराबर हो जाएगा कि ma प्लस आई ए बटे r, या mg sin थीटा बराबर कितना,
तो m प्लस आई बटे आर और इंटू ए, तो ए बराबर mg साइन थीटा और सबके बटे हो जाएगा m प्लस आई बटे आर। अगर घूर्णन की त्रिज्या, यदि घूर्णन की त्रिज्या कितना हो, स्मॉल के हो तो आई बराबर कितना हो जाएगा एम के स्क्वायर, यहां पर रख देंगे। तो इसलिए ए बराबर हो जाएगा एम जी साइन थीटा बटे कितना एम प्लस एम के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ आर स्क्वायर जब इस्तेमाल तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ भी आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर, तो यहाँ भी आर स्क्वायर। यहाँ कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, एम कॉमन हो गया तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ये इससे कट गया। तो ए बराबर जी साइन थीटा और बटे 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। यह किसी पिंड के बिना फिसले लुढ़कने के लिए आवश्यक त्वरण का सूत्र है, यानी कि यदि कोई पिंड इस त्वरण से लुढ़कना शुरू कर दे तो वह फिसलेगा नहीं बल्कि क्या करेगा, लुढ़केगा। तो बच्चों ये जो रोटेशनल मोशन है ये आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे। तो अब नेक्स्ट पीडीएफ या वीडियो जो भी मिलेगी आपको इसका न्यूमेरिकल मिलेगा। आप यहाँ तक अपने नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए, वीडियो को देख करके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।